हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिचय, उसकी सदस्यता और उसके एक प्रमुख अंग महासभा के बारे में हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उसके एक और महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के संगठन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने यहाँ महासभा को पढ़ते समय जिक्र किया था कि लोग उसको संसद या विश्व संसद या संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद की तरह मानते हैं कुछ विद्वान। तो कुछ विद्वान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को उसका कार्यकारी अंग मानते हैं। ये उनका मत है। तो ये सुरक्षा परिषद यूएनओ की महत्वपूर्ण अंग, काफी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। 1965 में हम इसका संगठन देख लेते हैं। 1965 में यूएन चार्टर में संशोधन के बाद से अब 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वर्तमान में। चीन, फ्रांस, रूस ने सोवियत संघ की जगह ली है। पहले सोवियत संघ था। चीन, फ्रांस और रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। ये परमानेंट सदस्य हैं। इनका बार बार निर्वाचन नहीं होता। पहले जब शुरुआत थी यूएनओ की तो सोवियत संघ स्थायी सदस्य था। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 91 में, उसके बाद में रूस ने उसकी जगह ली है। ये 5 तो स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए किया जाता है। जिस देश का कार्यकाल खत्म हो जाता है वो उस वर्ष पुनः उम्मीदवार नहीं बन सकता। और एक ये ट्रेंड है कि महासभा 5 एशियाई अफ्रीकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप व 1 पश्चिम यूरोप और 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से अस्थायी सदस्यों का चयन करती है। पर ये हमारे लिए जानने की बात सिर्फ इतनी है कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, पहले सोवियत संघ था अब रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। और 10 सदस्यों का जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन महासभा के द्वारा हर 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद किस तरह से काम करती है, क्या कार्यप्रणाली है इसकी, और एक इसके साथ बहुत प्रसिद्ध जुड़ी हुई चीज है निषेधाधिकार या वीटो पावर। ये हमें जानना चाहिए। तो ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कार्यप्रणाली एवं निषेधाधिकार। तो कार्यप्रणाली में हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यह एक निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। ये महासभा का तो अधिवेशन कभी कभी होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, पर सुरक्षा परिषद एक निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। ये स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो तो अल्प सूचना पर 24 घंटे के अंदर बुलाई जा सकती है। इसमें हर राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें एक ही व्यक्ति, एक ही प्रतिनिधि एक राष्ट्र का हो सकता है। हमने महासभा में देखा था वहाँ 5 तक भी भेजे जा सकते थे, पर यहाँ पर एक ही का कंपल्शन है। प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय हेतु 9 मतों की आवश्यकता होती है, जबकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने हेतु 9 सकारात्मक मतों, 9 सकारात्मक मत से तात्पर्य हमारा यहाँ पर कि 9 मत 15 में से 9 से बहुमत बनता है। तो 9 सकारात्मक मत अर्थात जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति शामिल हो की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद के पास 2 तरह के प्रश्न आते हैं निर्णय करने के लिए, विचार करने के लिए। एक तो प्रक्रिया संबंधी होते हैं
और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय तभी लिया जा सकता है जब उसमें 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति शामिल हो। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्थात 5 स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीटो पावर प्राप्त है। एक्चुअल में उनकी स्वीकृति लेना जरूरी है, तो अगर वो नहीं देते हैं इसका मतलब वो निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। विचार किए जा रहे विवाद में या प्रभावित होने पर असदस्य देश भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो सदस्य नहीं है स्थायी सुरक्षा परिषद का जो सदस्य नहीं है वो भी संबंधित होने पर कार्रवाई में भाग ले सकता है, पर उसको वहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं होता। तो निर्णय कैसे सुरक्षा परिषद में होते हैं? बहुमत से होते हैं। 9 सदस्यों का मत चाहिए होता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करते वक्त उस 9 में से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। निषेधाधिकार को हम अभी जिक्र कर चुके हैं और विस्तार से जान लेते हैं कि चार्टर की धारा 27 में मतदान प्रक्रिया का वर्णन है। यहाँ निषेधाधिकार से तात्पर्य स्थायी सदस्यों को प्राप्त उस अधिकार से है जिसका प्रयोग कर वे सुरक्षा परिषद में पारित किए जा रहे किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं। ये निषेधाधिकार केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में प्राप्त है, प्रक्रियात्मक विषयों पर निर्णय के संबंध में यह नहीं है। सुरक्षा परिषद में यहाँ लगभग 267 बार यहाँ पे निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा चुका है, लगभग 267 बार। सोवियत संघ और रूस ने मिलकर के काफ़ी ज़्यादा बार 126 बार इसका यूज़ किया है। अमेरिका ने 83 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन 8 बार इसका यूज कर चुका है। यह हम स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। हालांकि अब यहाँ नीचे चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, पर स्थायी 5 सदस्यों को दोहरा निषेधाधिकार प्राप्त है। एक्चुअल में है और नॉर्मली तो सिर्फ इतना ही जिक्र है उसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, पर प्रैक्टिकली ये हो गया है कि क्योंकि प्रक्रियात्मक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार बहुत स्पष्ट तरीके से व्याख्या ना होने की वजह से क्लियर नहीं होते हैं, तो ये डिसीजन करना कि कौन सा विषय प्रक्रियात्मक है और कौन सा महत्वपूर्ण है ये भी सुरक्षा परिषद के सदस्य ही डिसाइड करते हैं, और ये भी 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों से डिसाइड होता है। मतलब 5, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के सहमति जरूरी है। तो एक तरह से निषेधाधिकार तो है ही, दोहरे निषेधाधिकार प्राप्त हो जाता है इन 5 स्थायी सदस्यों को, क्योंकि ये डिसीजन लेते वक्त कि कौन सा प्रश्न प्रक्रिया का है और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ भी 9 सदस्यों की सकारात्मक स्वीकृति चाहिए होती है। तो एक तरह से वो दोहरे निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। अब ये जो निषेधाधिकार है एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरक्षा परिषद में। स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका बहुत बार यूज भी किया गया है प्रैक्टिकली, और इससे वास्तव में अनेक महत्वपूर्ण, यहाँ हम देख रहे हैं निषेधाधिकार का परिणाम कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में गतिरोध उत्पन्न हुआ, जैसे चीन और दूसरे सोवियत संघ के समर्थक राज्यों की सदस्यता में काफ़ी परेशानी आई, काफ़ी डिले हुआ, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादी चीन को सदस्यता दी जाए, तो एक लंबे टाइम तक वीटो का यूज़ किया जाता रहा उसके अगेंस्ट। मध्य पूर्व में शांति व्यवस्था के प्रश्न पर ब्रिटेन और फ्रांस ने, जब मिस्र के स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की बात थी, तब ब्रिटेन और फ्रांस के वीटो ने वहाँ पर शांति स्थापना करने में अड़चन डाली। तो ये जो निषेधाधिकार है, ये जो अधिकार है, इसके पक्ष में और विपक्ष में विद्वानों के द्वारा तर्क दिए जाते हैं। इस पर एक बड़ा विवाद है, बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये, तो हम इसके विपक्ष में तर्क देख लेते हैं कि निषेधाधिकार से क्या नुकसान है, ये क्यों नहीं होना चाहिए। पहली बात कि ये यूएन चार्टर के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि चार्टर में जब ये कहा गया है कि सभी सदस्य देश चाहे वो छोटे हों या बड़े हों समान हैं, तो ये फिर 5 स्थायी सदस्यों को इस तरह का बड़ा अधिकार देना कहाँ तक सही है, तो ये गलत बात है।
दूसरी बात कि सुरक्षा परिषद को विफल किया जा सकता है, और ऐसी बहुत बार कोशिशें हुई हैं कि सुरक्षा परिषद इस वीटो की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाई है, कोई काम नहीं कर पाई है। तो एक तरह से ये जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसको सिर्फ एक निषेधाधिकार की वजह से पूरी तरह से पंगु या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, विफल किया जा सकता है, अगर कोई एक भी महाशक्ति ऐसा ठान ले। तो एक बड़ा डेंजर है ये सुरक्षा परिषद की कार्य के ऊपर, सुरक्षा परिषद के अस्तित्व के ऊपर संकट है। तीसरी बात कि वीटो महाशक्तियों की स्वच्छंदता का परिणाम है, क्योंकि इसके बिना वे सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। तो वीटो दिया भी इसीलिए गया है क्योंकि इस राष्ट्रसंघ पूर्व में असफल इसलिए हो गया था क्योंकि महाशक्तियों ने उसे कॉपरेट नहीं किया था। तो अब ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, तो यूएनओ में महाशक्तियों को जोड़ना एकदम जरूरी था। तो वो वीटो के बिना तैयार नहीं थी, तो वीटो उनको एक तरह से उनकी मनमानी या स्वच्छंदता का परिणाम है, क्योंकि इसके बिना वो सदस्य बनने को तैयार नहीं थे। तो ये ओरिजिनली मतलब इसका जो रूट है वो ही गलत है। ये हम देख चुके हैं। हम देख रहे हैं निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क, और इसलिए भी गलत है कि महाशक्तियों ने वीटो का सच में दुरुपयोग किया है। मतलब इवन किसी देश की सदस्यता को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता रहा है। जो विश्व में ग्रुपिज्म हो गए थे विचारधाराओं को लेकर के, एक अमेरिका का गुट था और एक सोवियत संघ का गुट था, तो यहाँ उस गुटबाजी को पनपने के लिए, उस शीत युद्ध को पनपने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए वीटो का यूज किया गया, ना कि जेन्युइन रीजन से। पांचवी बात की सामूहिक सुरक्षा की विफलता, कि जब ये जो इसकी वजह से सुरक्षा परिषद या यूएनओ जो पूरे विश्व को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है, इस पर संशय उत्पन्न हो गया है, डाउट उत्पन्न हो गया है कि जब जरूरत होगी किसी भी देश को, तो हो सकता है कोई महाशक्ति निषेधाधिकार का प्रयोग करके यूएनओ को सहायता करने से रोक दे। तो ये जो संशय है, ये जो दुविधा है, इसने क्षेत्रीय सैन्य संगठनों की स्थापना या उसकी सदस्यता के लिए देशों को मजबूर किया। तो एक तरह से जो पूरा का पूरा उद्देश्य था यूएनओ की स्थापना का, वो ही फेल हो गया है इस निषेधाधिकार के होने की वजह से। लोग इसकी बजाय क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता ले रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ी बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क भी देख लेते हैं हम लोग। ये हम देख रहे हैं निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क। पहली बात कि महाशक्तियों को ये क्यों जरूरी था, इसको रखा गया है, तो इसके कुछ या तो जरूरी होगा या फायदे होंगे। तो पहली बात कि जरूरी था क्योंकि महाशक्तियों को यूएनओ से जोड़ने के लिए ये जरूरी था, अदरवाइज वो इसके मेंबर भी हो सकता है नहीं बनते। तो उनको यूएनओ से जोड़े रखने के लिए इसका होना बहुत जरूरी था। महाशक्तियों का, दूसरी बात कि महाशक्तियों का सहयोग किसी भी निर्णय की परिणति के लिए आवश्यक है, कि अगर महाशक्तियों में सहयोग नहीं होगा, महाशक्ति सहयोग नहीं करेंगी, तो यूएनओ भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त संसाधन चाहिए होते हैं जो महाशक्तियाँ प्रोवाइड कर सकती हैं। तो जब तक वो सहयोग नहीं करेंगी, जब तक वो सहमत नहीं होंगी उन चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए सभी, तो यूएनओ भी किसी भी निर्णय की परिणति बहुत सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अपने कोई संसाधन होते भी नहीं है। तीसरी बात कि विभिन्न पक्षों के बीच संतुलन हेतु, ये हम तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं। विभिन्न पक्षों मतलब विभिन्न शक्तियों के बीच में संतुलन हेतु भी आवश्यक है, अन्यथा क्या होता कि जो ये कह सकते हैं हम कि अमेरिका वाला जो गुट था उसकी संख्या वहाँ ज़्यादा थी, ब्रिटेन, फ्रांस, तो अगर सब के पास में ये निषेधाधिकार नहीं होता तो संख्या की शक्ति के बल पर यूएनओ शायद इस गुट का पूरी तरह से दास हो जाता या उसके कहने के अनुसार चलता। पर केवल एक ये निषेधाधिकार है जिसने दोनों गुटों के बीच में संतुलन बनाए रखा शक्ति का। चौथी बात कि एक दूसरे पर अंकुश हेतु आवश्यक है ये महाशक्तियों के। जब कोई सही उचित कदम नहीं उठा रहा हो तो निषेधाधिकार के द्वारा उसको अंकुश में रखा जा सकता है।
गलत कदम उठा रहा हो तो। वीटो संयुक्त राष्ट्र की समस्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करता, और इसलिए भी ये उसकी आलोचना करना गलत है कि वीटो सिर्फ सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों के पास है। यूएनओ के दूसरे कार्य जो दूसरे अंग करते हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा आलोचना करना कि इससे यूएनओ पूरी तरह से विफल हो गया है इसलिए नहीं होना चाहिए, तो वो गलत है ऐसी आलोचना, क्योंकि वीटो सिर्फ सुरक्षा परिषद के कार्यों को प्रभावित करता है। उसके अन्य अंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये हम देख रहे हैं, सामाजिक व आर्थिक परिषद, महासभा और न्यास परिषद, इनके भी अपने अपने कार्य हैं। इनको वीटो प्रभावित नहीं करता क्योंकि वो तो सुरक्षा परिषद में होता है। तो ये कहना कि इससे पूरा यूएनओ विफल हो गया है या हो सकता है, वो कहना उचित नहीं है। छठी बात कि यदि महाशक्तियाँ सहमत नहीं होंगी तो एक बड़े संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी। ये भी अगर निषेधाधिकार नहीं होगा और एक महाशक्ति अगर असहमत हुई, 4 सहमत हुई और उन चारों ने मिलकर के कोई कार्य ऐसा कर डाला जिससे वो एक महाशक्ति सहमत नहीं है या 2 सहमत नहीं है, तो फिर वो आमने सामने हो जाएंगी और एक बड़ा संघर्ष का माहौल बन जाएगा और संभावना बढ़ जाएगी एक बड़े संघर्ष की, और हो सकता है एक पूरा विश्व उसमें उलझ जाए, एक विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाए। और फिर ये भी हुआ है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो हम पहले देख चुके हैं महासभा को पढ़ते समय, 1950 शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 के बाद में, तो इस तरह की जब सिचुएशन सामने आती है कि सुरक्षा परिषद वीटो की वजह से काम नहीं कर पा रही है, तो अब महासभा को पावरफुल बना दिया गया है, उसको शक्ति सौंप दी गई है कि जब सुरक्षा परिषद वीटो की वजह से काम नहीं कर पा रही है तो महासभा उस स्थिति में यूएनओ के द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का डिसीजन ले सकती है, वो निर्णय कर सकती है, कार्रवाइयों के लिए वो कह सकती है जो भी है, या तो वो आर्थिक प्रतिबंध है या जो भी कार्रवाइयाँ, जो भी कार्य सुरक्षा परिषद करती है, सैन्य कार्रवाई या आर्थिक कार्रवाई या कूटनीतिक कार्रवाई जो सुरक्षा परिषद करती है, वो हम अभी देखेंगे बाद में कि वो क्या क्या करती है। निषेधाधिकार के पक्ष और विपक्ष पर हम तर्क देख चुके हैं कि ये क्यों जरूरी है या इसको हटा देना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि निषेधाधिकार हटाया तो नहीं जाना चाहिए पर इसमें कुछ सुधार जरूर कर देना चाहिए, जैसे प्रक्रिया संबंधी प्रश्न का डिसीजन करते समय कि ये महत्वपूर्ण है या प्रक्रिया संबंधी प्रश्न है, तो इसमें से 5 स्थायी सदस्यों की अनिवार्य स्वीकृति वाली चीज़ को हटा देना चाहिए। ऐसे कोई भी उपाय, आपके खुद के भी दिमाग में कोई उपाय आ सकता है कि क्या क्या होना चाहिए, यहाँ आप अपने विचार दे सकते हैं कि क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसको क्या हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वास्तव में, मतलब निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मतलब उसको अगर हटा दिया तो हो सकता है महाशक्तियाँ फिर उससे जुड़ी ही ना रहें या उसको सहयोग ही ना करें, तो फिर यूएनओ का काम करना वैसे ही बंद हो जाएगा। तो नेहरू कहते थे कि संयुक्त राष्ट्र के ना होने से लंगड़ा संयुक्त राष्ट्र ही अच्छा है, इसलिए निषेधाधिकार को खत्म ना करके उसकी बुराइयों सहित ही उसको पर यूएनओ को चलाए रखने के लिए निषेधाधिकार को भी बनाए रखना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार देखने जा रहे हैं। अभी यहीं खत्म करते हैं।